नमस्कार आदरणीय अध्यक्ष महोदया, माननीय कुलपति प्रोफेसर नंदिनी साहू मैम, हमारे विशिष्ट वक्तागण डॉक्टर प्रेरणा मल्होत्रा मैम एवं प्रोफेसर देवेश कुमार मिश्र सर, उपस्थित सभी प्रिय प्रतिभागियों, आप सभी का हिंदी विश्वविद्यालय पश्चिम बंगाल द्वारा आयोजित तुलनात्मक विश्व साहित्य विषयक इस महत्वपूर्ण वेबिनार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज के दोनों व्याख्यान हमें दो अत्यंत महत्वपूर्ण तुलनात्मक दृष्टियों से परिचित कराएंगे। एक ओर हम आइडिया ऑफ स्टेट इन कौटिल्य एंड प्लेटो के माध्यम से भारतीय और पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में राज्य की अवधारणा को समझेंगे, वहीं दूसरी ओर संस्कृत साहित्य और फारसी साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन हमें दो समृद्ध साहित्यिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं के अंतर संबंधों को जानने का अवसर प्रदान करेगा। मुझे विश्वास है कि आज का ये अकादमिक संवाद हम सभी के लिए अत्यंत ज्ञानवर्धक सिद्ध होगा। अब मैं अत्यंत हर्ष एवं गौरव के साथ हमारी अध्यक्ष महोदया माननीय कुलपति प्रोफेसर नंदिनी साहू मैडम का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करते स्वागत करना चाहूंगी। नंदिनी साहू मैम एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद, सुप्रसिद्ध कवयित्री, सृजनात्मक लेखिका, आलोचक, लोक साहित्य की विदुषी तथा भारतीय अंग्रेजी साहित्य की एक विशिष्ट एवं सशक्त हस्ताक्षर है। आप नई दिल्ली स्थित इग्नू के विदेशी भाषा संकाय की पूर्व निदेशिका रह चुकी हैं। आपके नाम पर लगभग 23 मौलिक एवं संपादित कृतियां प्रकाशित हुई हैं। आप स्नातक एवं स्नातकोत्तर दोनों स्तरों पर स्वर्ण पदक प्राप्त कर चुकी हैं तथा अंग्रेजी अध्ययन में आपके उत्कृष्ट योगदान के लिए आपको भारत के माननीय उपराष्ट्रपति द्वारा स्वर्ण पदक से सम्मानित भी किया गया है। आपको अनेक प्रतिष्ठित सम्मानों से विभूषित किया गया है, जिनमें माइकल मधुसूदन अकादमी अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, टैगोर सम्मान एंड ऑनररी फेलोशिप तथा 2026 का एम्बेसडर ऑफ एटर्निटी अवार्ड इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एथिक्स इंडिया विशेष रूप से उल्लेखनीय है। आपके व्यापक शोध क्षेत्रों में नव साहित्य अध्ययन, आलोचनात्मक सिद्धांत, लोक साहित्य एवं संस्कृति अध्ययन, भारतीय ज्ञान परंपरा और तुलनात्मक विश्व साहित्य जैसे विविध एवं महत्वपूर्ण आयाम सम्मिलित हैं। वैसे आज अपने अत्यंत व्यस्त प्रशासनिक दायित्वों के बीच भी माननीय कुलपति प्रोफेसर नंदिनी साहू मैडम ने इस कार्यक्रम के लिए अपना बहुमूल्य समय प्रदान किया है। कुछ समय पश्चात उन्हें एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक बैठक में सम्मिलित होना है, इसीलिए आपकी गरिमामय उपस्थिति के लिए हम आपके विशेष रूप से आभारी हैं मैम। यद्यपि ये जो पूरे सत्र में हमारे साथ उपस्थित नहीं रह पाएंगी, ये सत्र रिकॉर्डिंग किया जा रहा है और कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग बाद में माननीय कुलपति मैडम तक पहुंचा दी जाएगी। अब मैं आदरपूर्वक माननीय कुलपति एवं हमारी अध्यक्ष महोदया नंदिनी साहू मैडम से विनम्र निवेदन करती हूँ कि वे अपने उद्घाटन उद्बोधन द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ करें। मैडम, स्वागत है आपका। सभी को नमस्कार। Thank you very much, Paramita, for this generous introduction and of course for holding this comparative world literature lecture series with your efficiency and deep, engagement. Today, I'm very glad to see two of my very dear friends, excellent friends and excellent scholars at the national level, Professor Devesh Kumar Mishra and Dr. Prerna Malhotra, joining Hindi University West Bengal to contribute their research, their original research, and their blessings to the students and faculty of Hindi University. For their record, let me put a couple of things here before I talk about them individually. Professor Prerna and Professor Devesh, we introduced this comparative world literatures lecture series last year in 2025, and the best brains in the country, very good researchers, professors, directors, creative writers, even medical doctors and engineers, people have been contributing to this lecture series in a very interdisciplinary and multidisciplinary approach.
We have completed more than, I mean, we have already invited more than 100 speakers to this lecture series. And today it's a very unique subject that both of you are taking. That is why I wanted that you, both of you, should be together, because I see that some of the research that both of you have been doing resonate with each other, though this is too early for me to comment on that before the lectures are completed. Uh, uh, mm, in IGNOU, I met Professor Devesh Kumar Mishra when he joined, I think, 3 to 4 years ago as a professor of Sanskrit, Department of Sanskrit. And while I was designing the second year courses of MA Folk Literature and the BA program, the BA course, value enhancement course on Hindu studies, I was designing those two courses. At that time, Professor Devesh Kumar Mishra was designing MA programs in Bhagavad Gita, in Indian knowledge systems, BA programs, diploma courses. I mean, massive amount of courses he was writing, editing, and designing multiple recordings, online recordings he was also doing. And my meeting, Professor Devesh Kumar Mishra, was very productive for me because we were working parallelly with each other, sharing our ideas and our subjects. And whenever I had some doubt regarding Sanskrit, because Hindu studies and Sanskrit literature, how can you separate these two? So whenever I had any doubt related to any Sanskrit text, he was my neighbor in IGNOU. I just used to rush and sit with him and discuss with him. So I'm very, very grateful to you, Professor Devesh Kumar Mishra, and thank you for accepting our invitation from Hindi University. Your contribution will be substantial. Now we are designing the MA in Hindu Studies program from Hindi University as well. After designing all those for IGNOU, and I think another 20 days I will have the experts committee meeting. That is when once again I'll get in touch with you to discuss the syllabus with you, right? And now coming to Professor Prerna Malhotra, who doesn't know her in the country? She is not just contributing to Delhi University through the Department of Hindu Studies. She has been making national level work and international level work. The department, the Center for Hindu Studies that she is leading and designing multiple courses and so many, so very varieties of programs, seminars and conferences and publications from the Center for Hindu Studies that Professor Prerna Malhotra is heading. It's something that the nation will remember, the world will remember. There was no Center for Hindu Studies in Delhi University. I have close association with Delhi University since 2 decades or more since I am in Delhi. But this Center for Hindu Studies was a new addition with Professor Prerna Malhotra as the deputy director, I believe. So, Professor Prerna's contribution to Hindu studies is substantial, not just in Delhi University. Now, you are contributing to Hindi University as well. Today, you are going to speak on a very important subject, the idea of state in Kautilya and Plato. Coming from English department, trained with subjects related to Plato, and then doing books on Hindu studies and reading a bit of Kautilya. This subject is so very fascinating for me. When I saw this, I said only Dr. Prerna can do this. So thanks a lot for conceiving this topic and designing the I mean, your lecture like that. I will listen to your lecture on the YouTube video because I may have to log out. I have a meeting with the Honorable Chancellor after another 10-15 minutes. So today, what I am thinking to discuss with you through this lecture is Kautilya's statecraft, which is ethics driven. It's an ethics driven knowledge system, and it is not only a political realism. When it comes to Kautilya, people think that it's about political realism. But when you are comparing Kautilya and Plato, probably we would know more from you about the ethics driven knowledge system. And then juxtaposing Plato and Kautilya and talking about good governance through civilizational pedagogies and not just through ideological binaries is something that is a question in my mind that I would like to know from an expert like you. And then the comparison that you are making.
using the term dharma as a political, not just as a political epistemology, rather it's enriching the IKS discourses. This is one question that I have in my mind. I thought I would request you to enlighten us on this kind of a subject. And then the Hindu literary thought, the Hindu political thought, and the globally relevant subjects on the contemporary governance and policy planning studies vis-a-vis in Hindu literary discourses. These are the topics that are always on my mind, and I was thinking to listen to you, then ask you questions on those, but because I cannot attend the entire lecture, I would only listen to you on the YouTube. So I put my questions beforehand. If you want, you can take up these things in your lecture, though I'm sure that you have prepared it in your own way. And now, coming to Dr. Devesh Kumar Mishra, his topic is also very, very interesting and important. Sanskrit Sahitya or Farsi Sahitya ka Tulnatmak Adhyayan. We are going to design one MA in comparative world literatures. The tentative syllabus has been approved. We will hold the final syllabus design committee meeting. And I think your subject, Sanskrit Sahitya or Farsi Sahitya, ka Tulnatmak Adhyayan, will be very useful for us. All the courses that we design in Hindi University are in Hindi and English, and of course, we allow our students and faculty to discuss in Bangla as well, the mother language. So we follow three languages, and whatever you discuss today, we will definitely take those in the three languages, and when we translate, we will talk to you. And from you, I had a couple of expectations and questions. You being my dear colleague, probably I'm in a position to put it on you, and that comparative reading should be about civilizational epistemologies and textual similarities as well, thinking processes of the texts. And the Sanskrit Persian dialogues may talk about the ecologies central to IKS, Indian knowledge systems, and transcultural pedagogy. One of the courses will be on the transcultural pedagogy. That is where I will use your research, Professor Mishra. And we have a department of translation studies. We have an MA in translation studies in Hindi University. The students are well placed. Dr. Paramita is a teacher from that department. She will be discussing more with you. So may I request you to discuss translation of Sanskrit Sahitya and Farsi Sahitya to Hindi and Bangla, even to English, which can be treated as knowledge transfer and even linguistic mediation. So may I request you to give us some more ideas on that, and if possible, kindly tell us more about the decolonial comparative framework beyond Eurocentric literary models when it comes to comparative world literature. So there are multiple things that I wanted to discuss with both of you today. But unfortunately, I would log out in another 2 to 3 minutes, and then I would listen to the lectures delivered by both of you on the YouTube, and I will get back to both of you with my questions. I know that I will have many questions because I'm doing my second book on Hindu studies. After the first book, Hindu Studies Foundations and Frameworks, which is taught in a couple of foreign universities, I'm doing my second book on Hindu studies at a personal level, Hindu Studies Texts and Contexts. The second book is under publication. So I will have a lot of questions and queries from the two of you, both of you being experts in this subject. And I wish you all the very best. And once again, from the core of my heart, I extend my gratitude, my heartfelt thanks to Professor Prerna Malhotra and Professor Devesh Mishra for accepting our invitation. Your contributions are going to be very signature kind of contributions, given the situation that we are designing our MA in Hindu studies now, and MA in Indian knowledge systems, MA in folk literature, MA in English, and also MA in comparative world literature. So we are designing 5 MA courses, so your contributions are going to be everlasting for Hindi University. Thank you, and namaskar and welcome. बहुत बहुत आभार मैम, आपके इस प्रेरणास्पद उद्बोधन ने आज के इस अकादमिक विमर्श को एक सार्थक दिशा प्रदान की। आपकी गरिमामय उपस्थिति के लिए हार्दिक आभार। अब मैं आज की प्रथम विशिष्ट वक्ता डॉक्टर प्रेरणा मल्होत्रा मैम का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करते हुए उनका हार्दिक स्वागत करना चाहूंगी। डॉक्टर प्रेरणा मल्होत्रा दिल्ली विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में अध्यापनरत हैं तथा दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू अध्ययन केंद्र की संयुक्त निदेशक के रूप में भी कार्यरत हैं। लगभग 2 दशकों के अध्यापन अनुभव
के साथ आप प्रतिष्ठित शिक्षाविद, लेखिका, संपादक एवं अनुवादक हैं। आपको वर्ष 2016 में डॉक्टर एस राधाकृष्णन मेमोरियल नेशनल टीचर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। आपने 6 पुस्तकों का लेखन एवं सह लेखन किया है तथा अनेक शोध आलेख प्रकाशित भी किए हैं। हिंदू अध्ययन के स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के निर्माण में भी आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मानवाधिकार, लोकतंत्र, बहुलतावाद तथा समकालीन सामाजिक विषयों पर भी आपका व्यापक कार्य रहा है। मैडम, आपका हिंदी विश्वविद्यालय पश्चिम बंगाल की ओर से हार्दिक स्वागत है। अब मैं आपसे विनम्र निवेदन करती हूँ कि अपना व्याख्यान प्रस्तुत करें। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत। यस मैम। पारोमिता, उनको फोन कर दो, शायद वो सुन नहीं पा रही है। आप उनको एक कॉल कर दो। जी जी। Yeah, sorry, there was some issue. हाँ, So, good morning, everyone. And I'm so thankful to Professor Nandini for making such a generous introduction and also the kind of work I'm doing. I think that it was a lot of exaggeration. Yeah, I'm doing my part. That's it. Anyways, I mean, that's your generosity, ma'am. And you are also doing a wonderful work at Hindu University, West Bengal. So more than 100 lectures by directors, by professors and other eminent scholars is not a small deal. So I congratulate Hindu University for the same. आप सबको बहुत बहुत बधाई. The topic which I have chosen for today is Plato and Kautilya. And I'll be focusing more on the idea of state and governance, in fact. So, yes, ma'am, you mentioned that as students and teachers of University of, as students and teachers of the Department of English. So we have been reading Plato from a philosophical point of view, from a literary point of view. But there is another aspect to him, which is that, of course, I mean, he is one of the greatest philosophers, influential philosophers of all times, particularly in the Western intellectual tradition. So, but we have read him for his theory of forms about reality which is eternal, reality which is perfect and unchanging, and also some kind of idea which we have about his thoughts on knowledge, or which we call it as episteme. And one of the things one of the allegories which we have discussed a lot in our classrooms is the allegory of the cake. And that allegory, in fact, also talks about reality and how reality is mistaken and how appearances put a lot of, shield on reality. So the journey of philosophy is the journey from ignorance to truths. In other words, which in our Vangamay, which is, असत्य से सत्य की ओर और तमस से ज्योति की ओर. And one more thing which we have read is about the immortality of the soul, and also the tripartite theory of the soul, which includes reason, spirit, and appetite. I see at this theory of soul as a kind of, when I look at a comparative note in our literature, so that idea of Panchakosh,
comes very close to it. But yes, as I mentioned that today I am going to focus more on the idea of state. जो उनकी पुस्तक है द रिपब्लिक, उसमें उन्होंने बहुत डिटेल में बात की है फिलोसोफर किंग की, और एक तरह से कहें तो उन्होंने 3 तरह की क्लासेस बताई हैं स्टेट को लेकर जो बात जब करते हैं, रूलर्स, soldiers, and the other one is farmers, artisans, merchants, etc. So in other terms, he calls them rulers, guardians, and producers. And according to him, the best rulers are philosophers. That is something very, very interesting, and I'll provide the comparative understanding of both Plato and Kautilya for this point also. और एक और जो इम्पोर्टेंट बात है जो हम इनको लेकर, प्लेटो को लेकर बात करते हैं, वो डायलेक्टिकल मेथड की है। डायलॉग फॉर्म में बात करते हैं। हमारे यहाँ पर संवाद की परंपरा रही है और हमारे पूरे उपनिषद जो है वो संवाद की शैली में बात करते हैं। और हमारे साहित्य में और देखें तो वाङ्मय में, संपूर्ण वाङ्मय में, शास्त्रों में इस प्रकार के संवाद मिलते हैं। यद्यपि दोनों के संवादों का जो मूल आधार है उसमें अंतर मिलता है। तो ये सारी चीजें हमें एक मोटा मोटा सा आइडिया रहता है कि स्टेट क्राफ्ट को लेकर जो बात की है उन्होंने, या फिलॉसफी को लेकर, फिलोसोफर किंग को लेकर, ये सारी बात। दूसरी तरफ जब हम कौटिल्य की बात करते हैं, कौटिल्य जिनको चाणक्य भी कहा जाता है, उनका नाम विष्णुगुप्त था, और वो आज भी जब बात होती है चाणक्य की तो इसको हम एक तरह से इस रूप में लेते हैं कि कोई व्यक्ति आज के समय में यदि हम बात करें तो हमारे जो देश के गृह मंत्री हैं उनको भी कई बार चाणक्य की उपाधि से लोग उनके विषय में इस प्रकार से बात करते हैं। तो जो एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट के जो देखा जाता है, और सबसे बड़ी बात नेशन बिल्डर, जब हमारा देश बहुत से टुकड़ों में बंटने की कगार था, समय पर उन्होंने एकजुट किया। इस दृष्टि से जानते, और हम उन्हें इस रूप में भी जानते हैं कि उन्होंने पॉलिटिकल साइंस को एक तरह से रूप दिया उस पर बात करके। अब इस पे मेरा थोड़ा सा मत अलग है, क्योंकि जो कौटिल्य बात करते हैं, कौटिल्य अर्थशास्त्र के आरंभ में ही बात करते हैं कि ये जो मेरे विचार हैं ये मेरे नहीं है, मैंने इनको अपनी परंपरा से लिया है, अपने ऋषि मुनियों की परंपरा और जो हमारे भूतपूर्व ग्रंथ हैं उनसे लिया है। तो हमारे यहाँ पर वो राष्ट्र की संकल्पना हो या फिर जो राजनीति से संबंधित, राजनीति विज्ञान जिसे आज कहते हैं, या राजनीति शास्त्र से संबंधित जो विचार हैं जो अर्थशास्त्र में दिए गए हैं, तो वो कोई नए विचार नहीं है, अपितु हमारी जो हजारों हजार साल पुरानी परंपरा है उसी का एक तरह से कहें तो कंटिन्यूएशन है। और इसके लिए सबसे जो सुंदर बात आती है वो है महाभारत का शांति पर्व। जब कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध लगभग समाप्त हो गया है, सब कुछ हो चुका है, और भीष्म पितामह ने चूंकि प्रतिज्ञा ले रखी है कि जब तक वो हस्तिनापुर को चहुं ओर से सुरक्षित नहीं देख लेते तो वो अपने प्राण नहीं त्यागेंगे, इच्छा मृत्यु का वरदान है उन्हें। तो उस समय पर जब युद्ध पांडव जीत जाते हैं और उसके बाद वो पहुंचते हैं भीष्म पितामह के पास कि युधिष्ठिर, जिन्हें धर्मराज भी कहा जाता है, कि आप हमें बताइए कि एक अच्छा राज्य कैसे चलाना चाहिए और राजा के क्या कर्तव्य होने चाहिए और क्या संकल्पना है, ये सब राजधर्म क्या है, और वो सारे विषयों पर वहां पर जो बातचीत होती है, इतने डिटेल में बात होती है। पूरा का पूरा शांति पर्व जो इतना बड़ा पर्व एक तरह से है, तो वहां पर बहुत डिटेल में बात होती है। और उसी को कहा जाए वही परंपरा या मनुस्मृति से
जो परंपरा आती है या अन्य स्मृतियों से या अन्य श्रुति ग्रंथों की परंपरा है, उसी को कौटिल्य आगे बढ़ा रहे। तो कौटिल्य पे डिटेल में बात करने से पहले मैं इस बात को थोड़ा रखना चाहूंगी, जो मुझे कई बार ऐसा अनुभव होता है कि मैंने सिलेबस देखा है पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट्स का, और हम अपने यहाँ पर मास्टर्स इन हिंदू स्टडीज में भी पॉलिटिकल साइंस के हमने कोर्सेज बनाए। तो हमने तो उसमें पूरा शांति पर और शुक्र नीति और सभी प्रकार की नीतियों को उसमें रख के विदुर नीति और पूरा स्थान दिया है। परंतु जो देश की कई विश्वविद्यालयों की जो मैंने सिलेबस देखी, उसमें जब वो पॉलिटिकल थॉट पढ़ाते हैं तो एक ही तरह से पढ़ाया जाता है कि जो पॉलिटिकल थॉट है, एक सिस्टमैटिक पॉलिटिकल थॉट that begins with Greece. And their first lecture usually begins with Socrates and then Plato and Aristotle. कौटिल्य का वहां पर बहुत बाद में जाकर स्थान होता है। तो कहा, मतलब उनके जो सिलेबस को और उनका कई शिक्षकों से जब मैंने बात की, तो उसके बाद मुझे लगा कि प्लेटो की जो थियरी है उसको तो वो पॉलिटिकल थियरी कहते हैं, लेकिन जो कौटिल्य ने बात कही है उसको एक तरह से भारतीय विचार कह के उसको कम आंका जाता है। मैं ये नहीं कह रही कि हम एक परंपरा को दूसरी परंपरा के साथ एक तरह से रिप्लेस करने वाले हैं या कुछ ऐसा है, परंतु जो यूरोसेंट्रिक मॉडल है पॉलिटिकल थियरी के इतिहास का, उसमें थोड़ा सा मुझे लगता है कि परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। Political philosophy, the way the West knows it, that originated in Greece. And unfortunately, the rest of the world, wherever these theories developed, they are called local variations. Anyways, my position is to challenge that assumption that at least Bharat's idea of political science or political philosophy, it is not a kind of fringe local variation. It is a complete system. And at times I realize that it's even, more organized than the Western thought. So the comparison which I chose to make is not actually accidental. I've been thinking about it for a long time. And since I have been reading both the texts, so it always intrigued me to speak about them from a comparative lens. प्लेटो का जो रिपब्लिक है वो एक फिलोसॉफिकल डायलॉग की तरह से बात होता है, मोटा मोटा सा अगर इसको हम देखें। और जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, पूरा का पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनुअल ऑफ गवर्नेंस है। तो यदि अंतर की बात करें तो इतना मूलभूत अंतर है। पूरा का पूरा रिपब्लिक जस्टिस से आरंभ होता है। न्याय कहाँ है, किस सोसाइटी में किस प्रकार से न्याय होता है, और जस्ट सोसाइटी क्या है, ये एक मूल प्रश्न रहता है। लेकिन कौटिल्य जब बात करते हैं तो वो राज्य को किस तरह से उसको संपूर्ण एक दृष्टि प्रदान करते हैं कि राज्य का गवर्नेंस कैसा होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि जो प्लेटो है एक आइडियलिस्ट पॉलिटिकल ऑर्डर की बात कर रहे हैं, और कौटिल्य जो है वो एक पूरा जो पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा है उसका एक उसको और अधिक प्रभावी बनाने के लिए डिजाइन हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। तो कौटिल्य को केवल एक रियलिस्ट कहकर भी हम उसको कम नहीं आंक सकते, क्योंकि कौटिल्य को अगर समग्र दृष्टि से देखा जाए तो मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट है, फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहे हैं, जियोपॉलिटिकल बात कर रहे हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो बाकी सारे पक्षों को भी आज की दृष्टि से यदि देखा जाए तो इंटरनेशनल रिलेशंस में उनका एक बहुत बड़ा, जिसको थियोरी को हम जाने में अप्लाई भी कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आज के समय में ये भी आवश्यकता है कि जो कौटिल्य का सिद्धांत है या फिर जो सिद्धांत महाभारत से आ रहे हैं या बाकी ग्रंथों से आ रहे हैं, उनको वर्तमान समय में उनका कितना एप्लीकेबल है, कितनी एप्लीकेबिलिटी है,
और कितना हम ऑलरेडी अप्लाई कर रहे हैं, ये भी एक रिसर्च का, अनुसंधान का विषय। तो जो प्लेटो का मेन आर्ग्यूमेंट आरंभ होता है वो रिपब्लिक की बात करें 10 बुक्स में है, और बुक 2 में बात करते हैं वो, एंड आई कोट, a city comes into being because none of us is self sufficient। तो जो एक सिटी स्टेट की बात करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, जो हमारे यहाँ पर राष्ट्र की संकल्पना है वो सिटी की नहीं है, और जो सिटी का ही आइडिया और वहीं से सिटीजनशिप का आइडिया आता है और वहीं से वो शब्द आता है। तो ये एक फंडामेंटल डिफरेंस है, और एक इसी वाक्य को पढ़कर लगता है कि वो कहीं ना कहीं प्लेटो जो ये पूरा स्टेट की आवश्यकता को इस बात पर, इस बात की कसौटी पे उसकी बात कर रहे हैं कि क्योंकि इंडिविजुअल ये सब नहीं कर सकता, तो इसीलिए एक स्टेट की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं इंडिविजुअल की नीड्स को, आवश्यकताओं से इस बात का आरंभ हो रहा था। और जो कौटिल्य है वो उसका, उनका पूरा आर्ग्यूमेंट जो बेस्ड रहता है, अगर हम उसको पूरे को पढ़ते हैं, वो एनार्की की, डिसऑर्डर की, वो सारी की बात करते हैं। एक वहां पर कॉन्सेप्ट आता है मत्स्य न्याय। मत्स्य को हम जैसे जानते हैं कि एक, कहते हैं कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, ये एक नियम है, प्राकृतिक नियम, और इससे इसको कोई भी नकार नहीं सकता। इसको जो आधुनिक विज्ञान है वो भी नहीं नकारता है कि नेचुरल सिस्टम, नेचुरल जस्टिस एक तरह से कहें या जो भी कहें, वो इसी प्रकार का है कि बड़ी मछली छोटी को खा जाती है। तो ये मत्स्य न्याय का जो अभिप्राय है, तो इसका संदर्भ मनु के साथ आता है, और वो किस प्रकार से मनु को राजा चुना जाता है, तो ये संदर्भ है। अब एक और विषय जो आता है प्लेटो को लेकर, और प्लेटो को लेकर मैं कहूंगी कि थोड़ा बहुत बल्कि एक अप्रोप्रिएशन है कि उनको कम्युनिस्ट थॉट ने कैसे एक अपने साथ अलाइन किया। यद्यपि मैं ये कहूंगी कि उनके कुछ विचार उस प्रकार से दृष्टिगोचर होते हैं, और जो क्रिश्चियनिटी के बहुत सारे विचार हैं वो प्लेटो के विचारों से निकल कर आते हैं। ऐसा मैंने कई विषयों पर उनके कुछ कंपैरेटिव निकालने की कोशिश की है, वो एक अलग विषय है। तो जो प्लेटो का विचार है, जो समाज की बात कर रहे हैं, तो एक तरह से कोऑपरेटिव जो समाज होता है उस प्रकार के समाज की व्यवस्था की बात है। और अगर मैं कहूँ जस्टिस उनकी दृष्टि में क्या है, तो जस्टिस को वो मेंशन करते हैं कि अपना काम ठीक से करना और किसी और के काम में इंटरफेयर ना करना। ये एक तरह से उन्होंने इसको मोटा मोटा से न्याय के रूप में साथ में जोड़ा है, जो एक मोरल हार्मनी क्रिएट करना। तो मुझे लगा कि एक तरह से पूरा का पूरा एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण का विचार है। और दूसरी तरफ यदि हम कौटिल्य को देखें, वो रक्षा की भी बात कर रहे हैं, वो योग क्षेम की बात कर रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है योग क्षेम, सिक्योरिटी और प्रोस्पेरिटी दोनों। ये एक फंडामेंटल, आप देखिए कि अंतर है दोनों में। और एक जो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है वो ये है कि कौटिल्य बार बार कहते हैं कि एक जो राजा को है वो आइडियोलॉजी से ऊपर उठकर काम करना चाहिए। ये आज के संदर्भ में भी बहुत लागू होता है कि मतलब आइडियोलॉजीज गाइड नहीं करनी चाहिए। ऑफ कोर्स आई मीन प्लेटो ने भी यही बात, जब वो फिलोसोफर किंग की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं यही विचार आता है। परंतु हमारे यहाँ पर तो राजधर्म का विचार है। महाभारत में विदुर एक स्थान पर बात करते हैं कि जो राजधर्म है वो स्वधर्म से कहीं ऊपर, और एक स्थान पर तो वो राजा धृतराष्ट्र को ये एक प्रकार से परामर्श भी दे रहे होते हैं कि उन्हें दुर्योधन को एक तरीके से मार देना चाहिए क्योंकि वो राज्य के लिए हितकारी नहीं। तो ये सारे विषय जिसमें राजा जो है वो केवल एक इंडिविजुअल नहीं है,
और उसको मैं उस दृष्टि से भी देखती हूँ, चाहे वो रामायण का जो संदर्भ आता है जिसमें माता सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है, ये एक अलग विषय हो जाएगा और जेंडर स्टडीज के पर्सपेक्टिव से इसको अलग तरीके से पढ़ा जाता है, लेकिन राजधर्म की दृष्टि से उसके अलग ही अभिप्राय निकलते हैं। तो उस पर भी मैं अधिक डिटेल में अभी कोई बात नहीं कर सकती, तो कभी और के लिए वो विषय रखेंगे। लेकिन यहाँ जो है वो राजा है, वो ऑनर नहीं है स्टेट का, वो लोगों का ट्रस्टी है। तो जो आइडियल किंग है, आइडियल किंग, तो हमारे यहाँ पर राजऋषि की जो परंपरा रही है कि वो ऋषि भी होगा राजा भी होगा। और मुझे एक और संदर्भ कौटिल्य के संदर्भ में ही मैं उस पर बात करूंगी कि वो जब बार बार ग्रीक आक्रमण हो रहे थे हमारे देश पर उस समय पर, तो वो राजा चंद्रगुप्त मौर्य को सलाह देते हैं कि आप ग्रीक राजकुमारी हेलेना से विवाह कर लीजिए। अब वो कहते हैं कि मैं तो अपने विवाह से प्रसन्न हूं और मेरी तो पत्नी है, मेरा विवाह हो चुका है, तो मुझे विवाह क्यों करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आप एक राजा हैं, आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। राजा अपनी प्रसन्नता के लिए विवाह करे या ना करे यह आवश्यक नहीं है, तो आपको राज्य की सुरक्षा की दृष्टि से एक विवाह करना चाहिए। और वो बाद में हेलेना से विवाह करते हैं, हेलेना मौर्य हो जाती है वो। तो इस प्रकार से ये संदर्भ आता है उस दृष्टिकोण से कि जहां रामायण के संदर्भ की मैं बात कर रही थी, तो माँ सीता उनके लिए श्री रामचंद्र जी के लिए बहुत ही प्रिय है उन्हें, और तब भी उन्हें ये सब पहले अग्नि परीक्षा और बाद में केवल एक धोबी के कहने पर, प्रजा में एक व्यक्ति के कहने पर उनको माता सीता से अलग होना पड़ता है। तो वो उस दृष्टि से मुझे लगता है कि उसको फेमिनिस्ट लेंस से ना देखकर ये पूरा जो हमारा पुरुषार्थ का और ये जो पूरा एक राजधर्म का कॉन्सेप्ट है उस दृष्टि से देखते हैं तो हमें वो अधिक समझ में आएगा। तो जो राजऋषि की संकल्पना है वो राजा जो ऋषि है, इसका अभिप्राय कि राजा जो डिसिप्लिन में रहता है, राजा जिसको ज्ञान है और साथ में वो एक तरह से धर्म का पालन करता है, तो वो सारे गुण, इसीलिए हमारे यहाँ पर जो राजऋषि की संकल्पना है, तो बहुत ही कम राजा ऐसे हुए जिनको राजऋषि कहा जाता है। तो कौटिल्य जब बात करते हैं दंड नीति की भी, तो उनका वहां पर जो विचार है वो एक तरह से दंड नीति कहें कि दंड केवल देना उतना नहीं है, संपूर्ण गवर्नेंस की जो नीति है वो दंड नीति हो जाती है। तो उन्होंने 4 प्रकार की विद्याओं की बात की है जब वो राजा की बात कर रहे हैं। एक उनमें से अन्वीक्षिकी जिसको क्रिटिकल इंक्वायरी कह सकते हैं, और वैदिक ज्ञान से संबंधित जिसको वो त्रयी कहते हैं, और वार्ता जिसमें कृषि और वाणिज्य और ये सब आते हैं, और चौथा दंड नीति। तो उनके लिए जो एक संपूर्ण राजा या संपूर्ण, दूसरे शब्दों में कहें स्टेट्समैन होने के लिए ये सब आवश्यक है। और उनका जो सप्तांग सिद्धांत है वो आज पॉलिटिकल साइंस क्लासरूम्स में सभी जगह पढ़ाया जाता है, जिसमें वो बात करते हैं स्वामी, आमित्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड, मित्राणी, ये सब जो है इनको बात करते हुए, मतलब स्वामी जो राजा हुए, अमात्य मंत्री हुए, जनपद जहां पर लोग रहते हैं और जो जियोग्राफिकल टेरिटरी होती है, और दुर्ग भी महत्वपूर्ण उसका अंश हो जाता है। दुर्ग से अभिप्राय यहाँ पर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर से हो जाता है। कोश बहुत महत्वपूर्ण है, ट्रेजरी, और दंड ऑफ कोर्स आई मीन मिलिट्री अथॉरिटी एंड ऑल दैट। और मित्र की बात जो करते हैं वो भी, मित्र मतलब एलाइज एक्सेट्रा। राजा यहाँ पर मतलब एक अकेला व्यक्ति नहीं है, उसके साथ में पूरा इंस्टीट्यूशनल सिस्टम है जिसको कहते हैं पूरी स्टेट की मशीनरी, स्टेट की कैपेसिटी,
ये सब आप जानिए कि हमने हजारों वर्ष पहले ये पूरा का पूरा सिस्टम डिफाइंड था। एडमिनिस्ट्रेशन का हो, ब्यूरोक्रेसी का हो, ब्यूरोक्रेसी के बहुत डिटेल्स है अर्थशास्त्र में यदि हम पढ़ते हैं। और कि राज्य किसको करना चाहिए, ये एक व्यक्ति से नहीं होता है। वो एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं, वो कहते हैं कि चक्रो रथो ना चलती, एक चक्र से रथ नहीं चलता है, एक चैरियट कैन नॉट मूव ऑन वन व्हील। तो राजा पर नहीं कर सकता, इन सब की आवश्यकता होती है। और एक बात लगती है वो करप्शन को लेकर है। मैं हैरान हूं कि उस समय पर जब हम मोरल वैल्यूज की बात कर रहे हैं, या हम यूं कहें कि एक राजा को मोरली राज्य करना चाहिए, तो उसमें भी एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट रहता है। कौटिल्य जो बात करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वहां पर संदर्भ ये आता है कि वो कहते हैं कि जैसे किसी व्यक्ति को मतलब शहद या इवन पॉइजन, जहर उनकी जीवा पे रख दिया जाए तो वो उसको मतलब उसको वो चाटेगा ही, उसको उसका प्रभाव उस पर होगा ही। तो जब कोई व्यक्ति एक स्ट्रक्चरल सिस्टम में होता है तो वो करप्शन वहां पर आना एक तरह से यूं कहें कि अवश्यंभावी प्रकार का हो जाता है। मतलब केवल मोरालिटी से काम नहीं चलता, हमें स्ट्रक्चर्स डेवलप करने पड़ते हैं, संस्थाएं बनानी पड़ती हैं ताकि करप्शन को रोका जा सके। इतना बड़ा विचार उस समय पर दिया गया कि करप्शन को रोकने के लिए भी राज्य के अंदर ऐसी संपूर्ण व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। और कौटिल्य धर्म के विरुद्ध नहीं है, मैं ये नहीं कह रही कि वो धर्म के विरुद्ध है, वो धर्म और कानून और दंड सबको साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं। और उनके लिए दंड बहुत महत्वपूर्ण है कि लोगों को दंड से ही सीधे रास्ते पे लाया जा सकता है। दंड ही धर्म की रक्षा करता है। दंड ही एक प्रसिद्ध उनका श्लोक है जो कहता है कि दंडः शास्ति प्रजा सर्वा, दंड एवं अभिरक्षति, दंड सुप्तेषु जागृति, दंडम धर्म विदुर्बुधा। सो दंड की इतनी महत्ता उन्होंने बताई, जो जिसको आज की भाषा में कहें तो जुडिशियल सिस्टम, या एक तरह से एक ऐसी प्रणाली जो धर्म की रक्षा करती। तो धर्म अपने आप में सरवाइव नहीं कर सकता, जस्टिस अपने आप में ऑपरेट नहीं कर सकता। तो सोसाइटी को, समाज को एक प्रकार से जो हमें स्टेबल रखना है, सुरक्षा देनी है, तो दंड का प्रयोग भी वहां पर किया जाना चाहिए। दंड का अभिप्राय फिर से मैं कहूंगी कि एक तरह से ऑपरेशन नहीं है, एक लेजिटिमेट अथॉरिटी दी है दंड के नाम पर। एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात जो कौटिल्य को पढ़कर मुझे लगती है, वो राज्य के साथ जो इकोनॉमी को जोड़, बहुत इंटरेस्टिंग है। पूरा इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर की भी उन्होंने फाउंडेशंस एक तरह से देखें, जैसे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स की बात की है तो पूरा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स की भी बात की है। उसमें चाहे कृषि हो, सिंचाई हो, व्यापार हो, ये अलग अलग चैप्टर्स पूरे इस पे कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करते हैं। और हमारे यहाँ तो कहा ही जाता है, उसको मैं लास्ट में बल्कि उस श्लोक को रखूंगी जो धर्मस्य मूलमर्थ, उसको लेकर वो पूरा जो श्लोक आता है। तो एक जो अनस्टेबल स्टेट है कि समाज को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, तो राजा का कर्तव्य हो जाता है कि वो राज्य की रक्षा करे, उसमें लॉलेसनेस नहीं आने दे। और ये जो स्ट्रॉन्ग सेंटर का कॉन्सेप्ट आता है, कहीं ना कहीं जब सरदार पटेल देश के लिए, देश की स्वतंत्रता के बाद जब कार्य कर रहे थे, तो उनका जो विचार एक स्ट्रॉन्ग सेंटर का था, तो एक महत्वपूर्ण विचार। मैं कह रही थी कि एक कॉन्टेम्परेरी जो आधुनिक समय में यदि हम बात करें तो वो सारे विचार आज भी उतने ही एप्लीकेबल है। तो
जब हम स्वतंत्र हुए, हमारा देश स्वतंत्र हुआ, तो उस समय पर बहुत से लोगों का ये मानना था, विशेषकर जो लोग इस प्रकार के विचार रखते थे कि भारत अपने आप से स्वशासन नहीं कर पाएगा और भारत टुकड़े टुकड़े हो जाए। तो उस समय में जो सरदार पटेल ने देश को एक करके और जो एक इंटीग्रिटी की बात की, तो उसने आज तक हमें बचा कर रखा हुआ है। और यही इंटीग्रिटी और ये स्ट्रॉन्ग जो सेंटर का कॉन्सेप्ट है, इसने हमें एज दी है, जो मुझे लगता है कि यदि हम आसपास के पड़ोसी देशों को देखें तो वहां पर उसकी कमी दिखाई देती है, विशेषकर पाकिस्तान। ये मूलभूत अंतर है, बाकी अंतर तो है ही, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण अंतर है कि हमारे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेंटर है और यहाँ पर आर्मी या कोई भी ऐसी व्यवस्था सेंटर को, स्टेट को एक तरह से कभी ओवर रूल नहीं कर पाई। तो ये सारे विचार जब हम पढ़ते हैं तो हाँ, एक इस पर भी मुझे बात करनी थी कि फॉरेन पॉलिसी को लेकर उन्होंने बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से बात की है कौटिल्य ने। वो संधि की भी बात कर रहे हैं और विग्रह की भी बात कर रहे हैं साथ साथ। आप देखिए, संधि का माने हुआ कि कैसे परस्पर शांति बनाए रखी जाए, और विग्रह जहां आवश्यक है वहां युद्ध करना ही पड़ेगा, और कब हमें न्यूट्रल रहना है और कब युद्ध की तैयारी करनी है, कब अलायंस करना है और कब डुअल पॉलिसी बनानी है। तो ये सारा जो है, बहुत सारा इसका डिटेल में इसका भी वर्णन आता है। और साम दाम दंड भेद, इसको तो हम सदैव से बात करते ही रहते हैं। इनफैक्ट अगर इसका ऑर्डर देखें तो वो साम, दान और भेद दंड है। दंड को उन्होंने अंतिम उसमें रखा है, जबकि बोलचाल की भाषा में उसको अलग किया जाता है। मतलब ये एक तरह से कहें कि उसमें एक लॉजिकल एवोल्यूशन है कि पहले आप नेगोशिएट करें साम नेगोशिएशन के लिए, और फिर आप दान की सेंस जो है कि आप एक तरह से उनको कहें कि आप ये करिए, मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा और मैं आपको ये इंसेंटिव दूंगा। और फिर यदि तब भी बात नहीं बनती है तो उनमें भेद क्रिएट करना, ये भी एक तरह से इसको उचित ठहराया गया है। और अंत में जब ना माने तो फिर दंड का प्रयोग करना चाहिए। तो दंड को एक तरह से अंतिम उस रूप में देखा गया है। तो ये बहुत सारे इस प्रकार से, यदि मैं बात करूं तो डिटेल में ये सारी बात आती है। और सप्तांग थ्योरी, दंड नीति, मंडल थ्योरी, योगक्षेम और धर्म और राजनैतिक जो राजा के बीच में किस प्रकार का एक संबंध होना चाहिए, ये सारे विषय वहां पर आते हैं। अब एक जो महत्वपूर्ण बात हो जाती है, प्रमिता जी जब थोड़ा समय का आपको इंडिकेट करना हो तो प्लीज कर दीजिएगा, क्योंकि विषय काफी बड़ा। जी। तो प्लेटो हमें एक आइडियलिस्टिक दुनिया की बात कर रहे हैं, जिसमें एक फिलोसोफर किंग है, और यहाँ संपूर्ण एक नीति प्रस्तुत की गई है जो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, जो सारे विषयों को कवर करती है, सिक्योरिटी, प्रोस्पेरिटी से लेकर, और एक राजा के लिए प्रैक्टिकल विजडम, जिसको कहें कि गवर्नेंस का पूरा मॉडल प्रस्तुत करती है। मोटा मोटा सा देखा जाए तो जो प्लेटो बात कर रहे हैं वो समाज में किस तरह से हार्मनी लाई जाए, समाज को किस प्रकार से राजा, एक फिलोसोफर राजा होना चाहिए, और वो सब कुछ क्या होना चाहिए, व्हाट ऑट टू बी देयर। लेकिन यहाँ पर तो पूरी की पूरी व्यवस्था पर बहुत डिटेल डिस्कशन है, एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट क्राफ्ट पर, दंड नीति पर, और सबसे महत्वपूर्ण, प्लेटो ने कहीं पर इकोनॉमिक्स को लेकर डिस्कशन नहीं किया है, लेकिन कौटिल्य के जो विचार हैं उसमें इकोनॉमिक्स, टैक्सेशन, ट्रेड, ये सारे पर बहुत डिटेल में बात की है कि कितना कर लगाना चाहिए। और हमारे यहाँ पर एक संदर्भ देकर बात कही जाती है कि कितना कर लगाएंगे। जैसे कहते हैं ना कि गाय है, गाय का बछड़ा जो है तो उसको पर्याप्त दूध मिल जाए, और जो गाय रखने वाला है उसको भी मिले, इस तरह के दृष्टांत आते हैं इसमें काफी सारे। तो
अर्थ को लेकर एक महत्वपूर्ण विचार है। और बल्कि मैं कहूंगी कि जब हम पश्चिम की संकल्पना की बात करते हैं, पश्चिम के दर्शन की बात करते हैं, तो वहां पर को एक तरह से यदि हम क्रिश्चियनिटी का विचार की बात करें, क्योंकि क्रिश्चियनिटी का इसलिए क्योंकि तो आज का दर्शन है या आज का वहां पर कुछ सामाजिक और आर्थिक जो कई प्रकार की थ्योरीज हैं, सिद्धांत हैं, उसमें क्रिश्चियनिटी का बहुत बड़ा एक आधार उससे मिला है। वहां पर आप देखिए कि अर्थ को कोई महत्व नहीं दिया गया। आज भी इसीलिए आप देखेंगे कैपिटलिज्म को बुरा बताया जाता है, इसलिए नहीं कि कैपिटलिज्म के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो खराब है, मोटे रूप में उनका जो अर्थ को लेकर, धन को लेकर एक विचार है, वो एक प्रकार से यही है कि धन एक निर्धनता को दूसरे शब्दों में कहें तो एक तरह से क्रिटिसाइज किया गया है। तो लेकिन यहाँ पर जब कौटिल्य बात कर रहे हैं, या यूं कहें महाभारत में भी बात हो रही है, शांति पर्व में भी जब बात हो रही है, तो राजा का सुख प्रजा के सुख में, ये तो है ही, जो प्रजा का हित है वही राजा का हित है, लेकिन उसमें धन का बहुत बड़ा महत्व हो जाता है। इसीलिए जब हम कोई वहां पर कथा पढ़ते हैं, कोई संदर्भ पढ़ते हैं, तो आता है कि उस राज्य में सभी लोग धन धान्य से संपूर्ण थे, सब लोग सुखी थे, ये वाला विचार आता है। तो राजा का जो कर्तव्य वहां पर बताया गया वो धर्म और बाकी जो सामाजिक व्यवस्था है उसको पालन करने में सहायता करे, और पूरा का पूरा कर को लेकर क्या नीति होनी चाहिए वो उस पर बताएगी कि कितना कर लगाना चाहिए। दंड के महत्व को बहुत अच्छे से बताया कि दंड जो है वही समाज में अनुशासन बना के रख सकता है, इसीलिए दंड के बिना अराजकता हो जाएगी, बहुत ही आवश्यक है। और कठोर दंड, क्योंकि सब जानते हैं कि भय से बहुत कुछ होता है, और मतलब उसमें भी एक आदर्श दंड बना के रखना चाहिए कि कितना बहुत नरम भी नहीं हो, बहुत कठोर भी नहीं हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि राजा को एक ऋषि के रूप में होना चाहिए, जो राजऋषि की संकल्पना की जो मैंने बात की। और राजा, राज्य की, किसी भी राज्य की सुरक्षा तभी होगी जब विद्या, संस्कृति, धर्म, व्यापार, ज्ञान, विज्ञान ये सब समृद्ध होंगे। तो सुरक्षा के लिए समृद्धि होना एक प्रकार से कहें कि उसके पूर्व की शर्त है, जिसके लिए कोष बहुत महत्वपूर्ण है। कि इसीलिए आज भी जब हम बात करते हैं कि अगर हम इकोनॉमिकली स्ट्रांग होंगे, अगर हम मिलिटरीली स्ट्रांग होंगे, तब भी दूसरा कोई व्यक्ति हमारी बात भी सुने। नैरेटिव भी हमारा तब सुना जाएगा जब हम आर्थिक रूप से सशक्त हों, जब हम सैन्य दृष्टि से सशक्त हों। और भारत, मुझे लगता है कि उस दृष्टि से भी अब हम फोर्थ जो सबसे मजबूत एक आर्थिक शक्ति बने हैं, और हमने अपनी जो मिलिट्री पार्ट है उस पर भी बहुत अधिक फोकस किया है। तो ये सारी व्यवस्थाएं, गुप्तचर व्यवस्था और सबसे बातचीत करके, मंत्रणा करके और समाज को समृद्धि की तरफ ले जाकर ये सारे विचार उन्होंने प्रस्तुत किए हैं। और यूं कहा जाए तो एक तरह से जो उनका राजनीतिक विचार है उसको आर्थिक दर्शन का विचार भी कहा जा सकता है। पूरा सार आर्थिक दर्शन का उसमें आ जाता है। और जब वो 7 अंगों की बात करते हैं, सप्तांग थ्योरी जिसकी मैंने बात की, तो ये राज्य के संतुलन के लिए उन्होंने बताया कि बहुत ही आवश्यक है। और सबसे महत्वपूर्ण कि राजा के लिए प्रजा सबसे महत्वपूर्ण है। जो कुछ राजा करता है कि वो अपने लिए कुछ नहीं करना है, प्रजा के लिए करना है। राजा ही प्रजानाम प्रथनम शरीरम, कि राज्य का प्रधान अंग जो है वो राजा ही है। तो एक तरह से एक बहुत ही व्यवहारिक दृष्टिकोण पूरा प्रदान करता है। और कौटिल्य का जो चिंतन है उसको आज भी इस पर पूरा विचार होना चाहिए कि इनको किस प्रकार से लागू किया जा सकता है। एक मैंने कहा था कि जब मैं अपनी बात समाप्त करूंगी तो वो कौटिल्य का तो नहीं है, एक श्लोक आता है
बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है जो हमारे देश की जो राजनीतिक और आर्थिक ये सारे विचार हैं उनको लेकर बात करता है। उसमें कहा गया है सुखस्य मूलम धर्म, सुख के मूल में, सुख का आधार जो है वो धर्म है। धर्मस्य मूलम अर्थ, और धर्म का आधार आर्थिक शक्ति है, अर्थ है। अर्थस्य मूलम राज्य, और अर्थ की रक्षा और वृद्धि का आधार जो है सुदृढ़ राज्य है, जिसको मैं स्ट्रॉन्ग सेंटर की बात कर रही थी और जिसको मैंने उनके साथ पटेल, सरदार पटेल के साथ इसको जोड़ के बात की। अर्थस्य मूलम राज्य, अर्थ जो है उसका आधार है सुदृढ़ राज्य का। और राजस्य मूलम इंद्रिय जय, जो इंद्रिय जय शासक है, जो शासक जो अपने पर संयम करता है, वो राज्य का मूल आधार है। और इंद्रिय जयस्य मूलम विनय, देखिए विनय और अनुशासन को कितना महत्वपूर्ण स्थान दिया है कि इंद्रिय जय का जो मूल है, वो आधार है, वो विनय और अनुशासन होना चाहिए। और विनय और अनुशासन के लिए उन्होंने क्या कहा, बहुत ही सुंदर है। विनयस्य मूलम वृत्तु सेवा, कि विनय का विकास जो है विद्वानों और अनुभवी जनों की सेवा और उनकी संगति से। तो ये एक बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण विषय है। तो संभवतः मैं उसमें से कुछ पक्ष आपके समक्ष रख पाई। हिंदी विश्वविद्यालय का बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे ये अवसर दिया। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार मैम। आपने कौटिल्य और प्लेटो की जो राज्य संबंधी अवधारणाओं को तुलनात्मक दृष्टि से अत्यंत ही प्रभावशाली ढंग से आपने प्रस्तुत किया। आपका व्याख्या निश्चय ही हमारे लिए ज्ञानवर्धक एवं सच में कहें तो विचार उत्तेजक भी रहा है। अब मैं आज के द्वितीय विशिष्ट वक्ता प्रोफेसर देवेश कुमार मिश्र जी का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करते हुए उनका स्वागत करना चाहूंगी। प्रोफेसर देवेश कुमार मिश्र जी वर्तमान में इग्नू नई दिल्ली में संस्कृत के प्रोफेसर हैं। आपने दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए की उपाधि स्वर्ण पदक के साथ प्राप्त की। इग्नू में एमए ज्योतिष, एमए वैदिक अध्ययन, एमए हिंदू अध्ययन, एमए भगवत गीता अध्ययन तथा संस्कृत से संबंधित अनेक पाठ्यक्रमों के निर्माण और विकास में आपका उल्लेखनीय योगदान रहा है। आपने संस्कृत एवं भारतीय ज्ञान परंपरा को मुक्त, दूरस्थ एवं डिजिटल शिक्षा से जोड़ने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कार्य किया है। आपने स्वयं के माध्यम से संस्कृत शिक्षण को डिजिटल मंच से जोड़ने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आप इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की शैक्षणिक परिषद के सदस्य भी हैं। आपने अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों तथा कार्यशालाओं का आयोजन भी किया है और विभिन्न अकादमिक आयोजनों में सक्रिय सहभागिता भी। आपके अनेक शोध आलेख राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित पत्रिकाओं तथा यूजीसी के सूचीबद्ध शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। इसके साथ ही विभिन्न पुस्तकों में आपके लिखित शोध परक अध्याय भी प्रकाशित हुए हैं। सर, आज के इस कार्यक्रम में आपकी गरिमामय उपस्थिति हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है। आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद पारोमिता जी। आज के मेरी आवाज आ रही है ठीक से? जी सर जी। आज के इस सारस्वत आयोजन में हिंदी विश्वविद्यालय की माननीय यशस्वी कुलपति प्रोफेसर साहू जी महोदया, जिनके साथ इग्नू में मुझे कार्य करने का और शुभ अवसर मिला, और आज उन्हीं के विश्वविद्यालय में एक बुलावे पर व्याख्यान का भी अवसर प्राप्त हुआ। हमारे इस सत्र की प्रथम विशिष्ट वक्ता आदरणीय प्रेरणा मल्होत्रा जी,
जिन्होंने अभी बहुत ही विद्वतापूर्ण शैली में हम लोगों का मार्गदर्शन किया, और इस आयोजन में जुड़े हुए समस्त प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से सभी प्रतिभागी, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। मंगलाचरण के पश्चात मैं अपनी बात प्रारंभ करूंगा। हरि ओम। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना। अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। समस्त श्रेष्ठ वरिष्ठ और कनिष्ठ को यथोचित प्रणामाशीष। आज के इस सारस्वत आयोजन में द्वितीय व्याख्यान का जो विषय है वो संस्कृत साहित्य और फारसी साहित्य अथवा काव्य का एक तुलनात्मक परिचय पर व्याख्यान है। हम यहाँ देखेंगे कि दोनों साहित्यों में जो चिंतन है, जो वर्णन है, उनमें समानता क्या है और असमानता क्या है। क्या संस्कृत साहित्य के प्राचीन अथवा अर्वाचीन कवियों से फारसी साहित्य के साहित्यकारों के विचार और उनके वर्ण विषय क्या कुछ मेल खाते हैं अथवा बिल्कुल भिन्न हैं। हम लोग आज के इस व्याख्यान में बहुत ही कम समय में इसको समझने का प्रयास करेंगे। तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करने का यह अर्थ नहीं है कि हम किसी साहित्य को नीचा और किसी साहित्य को ऊंचा दिखाने का प्रयास करें, बल्कि हम दो सभ्यताओं का, दो संस्कृतियों का, सभ्यता तो कहना ठीक नहीं होता, दो संस्कृतियों का संवेदनात्मक और आध्यात्मिक दृष्टि से अध्ययन करेंगे। आज का यह विषय इस प्रकार की ही तुलना पर आधारित होगा, क्योंकि देखिए संस्कृत भाषा और फारसी भाषा दोनों एशिया की सांस्कृतिक स्मृति की वाहक रही। एक तरफ संस्कृत में वैदिक साहित्य सबसे प्राचीन और मूल आधार है, उपनिषद उसी से हैं। भगवत गीता, रामायण, महाभारत, स्मृतियां, पुराण, महाकाव्य, नाटक, अनेक ग्रंथ, मतलब बहुत विशाल संसार है संस्कृत साहित्य का। दूसरी ओर फारसी में हमारे पास रूमी, सादी, हाफिज, उमर खयाम जैसे विचारकों की काव्य धाराएं हैं। इनकी काव्य धाराओं में और जो हमारा वैदिक लिटरेचर की जो मान्यताएं हैं और जो श्लोकात्मक काव्यात्मक जो संस्कृत का लिटरेचर है, जिसको हम लोग अपनी भाषा में लौकिक संस्कृत साहित्य कहते हैं, उनमें जो स्थितियां हैं, जो संवेदनात्मक, जो सांस्कृतिक पक्ष हैं, जो जीवन दर्शन के पक्ष हैं, जो देशभक्ति के मूल्य परक पक्ष हैं, जो पर्यावरणीय पक्ष हैं, जो आदि इत्यादि हैं, उन सबका हम एक संबंध की स्थापना की दृष्टि से अध्ययन करने जा रहे हैं। क्योंकि देखिए जब तुलनात्मक साहित्य की बात आती है तो यह होता है कि ये कंपैरेटिव लिटरेचर। एक हेनरी एच रेमॉक हुए हैं, जो ही वॉज बॉर्न ऑन 1916, प्रोफेसर ऑफ कंपैरेटिव लिटरेचर इन जर्मनी। उन्होंने ये कहा था कि तुलनात्मक साहित्य जो है वो किसी देश की
या उस देश की भाषा की सीमा के बाहर जाकर मानव की संस्कृतियों का और मानवीय व्यवहारों का, मानव के अनुभवों का एक व्यापक संबंध के आधार पर अध्ययन प्रस्तुत करता है, उसी को हम तुलनात्मक साहित्य कहते हैं। जो कंपैरेटिव लिटरेचर is the study of literature beyond the confines of one particular country and the study of the relationship between literature on the one hand, other areas of knowledge and belief of the other. उनके ज्ञान और उनके विश्वास, उनकी संस्कृति का आपसी संबंध ही जो हमारा अध्ययन का विषय बनता है, इसी को हम तुलनात्मक साहित्य कहते हैं। यदि हम इसी बात को, जो एच महोदय ने कहा, इसी बात को यदि हम भारतीय मूल की बात से देखें तो हमारी वैदिक ऋचा, तो वेद का मंत्र ऋग्वेद का कहता है कि आनो भद्राह कर्तव्यो जंतु विश्वतः, अर्थात सभी दिशाओं से हमारे पास कल्याणकारी विचार आवे। हमने अपनी खिड़कियां खोल रखी हैं, हम अपने दरवाजे खोल रखे हैं। वो किसी भी देश का विचार हो, विश्व के किसी भी भूखंड का विचार हो, किसी भी विचारक का हो, किसी लेखक का हो, किसी भी साहित्य का हो, यदि वह हमारे लिए कल्याणकारी है तो वो हमारे पास आए। यही इस मंत्र का निहितार्थ है। आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः। क्योंकि हमें यही सब पंक्तियां, यही सब उदाहरण एक वैश्विक उदारता, एक बौद्धिक उदारता के लिए अवकाश देते हैं, मतलब अवसर देते हैं, और वैश्विक संवाद की प्रेरणा भी देते हैं। तब हम तुलनात्मक साहित्य की मूल भावना पर पहुंच पाते हैं और उसको पकड़ पाते हैं कि हमें किस प्रकार की तुलना से देखना है। देखिए, ऐतिहासिक निकटता तो है ही फारसी और संस्कृत की, किंतु सांस्कृतिक निकटता भी प्रतीकों के माध्यम से है। जैसे कुछ उदाहरण अगर लिए जाएं, यदि हम कोई उदाहरण लें तो संस्कृत का और फारसी का एक साथ रखें। संस्कृत में मातर, माता, मातृ, और फारसी में मादर, जिसको अंग्रेजी में मदर बोलते हैं। पितर, तो फारसी में पेदार, पिदर, और वही अंग्रेजी में फादर। नव, हमारे यहाँ क्या है, नव, नव मतलब नवीन, नया, और फारसी में नौ, न पर औ की मात्रा, जिसको न्यू बोलते हैं। द्वार, हमारे यहाँ संस्कृत में द्वार, जिसको दरवाजा बोलते हैं, द्वार, तो फारसी में कहते हैं दर, डोर, अंग्रेजी में डोर। इन समानताओं से, इन एकताओं से, जो ध्वन्यात्मक एकता है, जो शब्द की ध्वनि और उच्चारण की और शेप की, आकार की जो एकता है, और अर्थ की जो एकता है, उस आधार पर हम ये देखते हैं कि कोई विरोध नहीं है, बल्कि प्राचीन रूप से सांस्कृतिक निकटता है। यह कोई दूरस्थ विरोध नहीं है, दूर में कहीं कोई स्थिति नहीं है। आज हमारा जो व्याख्यान का यह विषय है, उसमें हम फारसी कवियों की रचनाओं का उपयोग यदि कर रहे हैं तो उनके अनुवादों के आधार पर करें। जैसे मूल फारसी जो है, उसके पाठ का कोई भाषिक अनुवाद हम प्रस्तुत करें और अनुवाद प्रस्तुत करके हम अध्ययन करें, ऐसा हम नहीं करने जा रहे हैं। उनके हिंदी अनुवादों के आधार पर हमारा अध्ययन आज का प्रस्तुत होगा, जिसमें हम बातों को रखेंगे। जिन कवियों के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं, उन कवियों में जलालुद्दीन रूमी हैं, सादी शिराजी हैं, हाफिज हैं, उमर खयाम हैं और अत्तार हैं। और इधर बताया था कि संस्कृत में वेद हैं,
उपनिषद है, भगवत गीता है, रामायण है, महाभारत है, कालिदास के काव्य हैं, सुभाषित हैं, नीति हैं, बहुत सारे ग्रंथ हैं। नीति में भी भर्तृहरि इत्यादि हैं जो बिल्कुल लौकिक संस्कृत में, इधर बाकी शुक्र नीति और उधर बहुत अच्छी अच्छी नीतियां हैं कामंदक। तो हम जब तुलनात्मक अध्ययन की जो पद्धति अपनाते हैं, मेथड जो हमारा होता है, वो यह है कि हम 4-5 प्रकार से सोचे हैं कि हम फारसी साहित्य और अंग्रेजी संस्कृत साहित्य को कैसे देखेंगे आपस में। तो पहला जो हमने पायदान सोचा वो ये सोचा कि क्या दोनों परंपराएं, दोनों ट्रेडिशन, संस्कृत में हो अथवा फारसी में हो, क्या ईश्वर की अवधारणा को एक ही तरीके से मानते हैं? क्या भगवान को एक ही तरीके से मानते हैं या दो तरीके? उन्हें यदि मानते हैं तो किस रूप में मानते हैं? अध्यात्म को यदि मानते हैं तो किस रूप में मानते हैं? दोनों संस्कृतियों में, संस्कृत में भी और फारसी में भी, दोनों साहित्य में प्रकृति का जो अध्ययन है, नेचर का, वो मनुष्य से जो निकटता है प्रकृति की, क्या वो एक ही जैसे विचारों की है? फिर मनुष्य और विश्व के संबंध को कैसे देखा जाए, यह एक पायदान होगा। और जो जीवन की नश्वरता है, जो अनित्यता है, और जो ज्ञान, वैराग्य, त्याग, बलिदान, शांति, करुणा, दया, मूल्य इत्यादि जो कुछ भी है, ये जो मानव जीवन के दर्शन हैं और जो मानव जीवन को उन्नयन की ओर ले जाते हैं, क्या इन बिंदुओं का अध्ययन हम फारसी और संस्कृत साहित्य के तुलनात्मक अध्ययन से कर सकते हैं? इसी से मैंने इन पायदानों को सोचा, जो ये हमारे टर्निंग पॉइंट्स भी होंगे और ये हमारे सुलभ प्रस्थान भी होंगे। अब विश्व साहित्य की जो दृष्टि है इस पर, जो जिसको हम वेल्थ लिटरेचर कहते हैं, वो क्या है? गोथे ने कहा था, गोथे जो गोथे विद्वान है ना, इन्होंने कहा था कि जो साहित्यिक परंपराएं होती हैं, चाहे वे फारस की हो अथवा अमेरिकन लिटरेचर हो या कोई भी लिटरेचर होगा दुनिया का, तो वह क्या करता है कि एक दूसरे को समृद्ध करने का कार्य करते हैं, न कि वे एक दूसरे से अलग होने की प्रेरणा देते हैं। वे आपस में मिलकर एक दूसरे को रीच बनाते हैं, तब जाकर साहित्य समृद्ध होता है। अब हम यह देखेंगे कि रूमी की दृष्टि में एकत्व और प्रेम क्या है, संस्कृत की दृष्टि में क्या है। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि रूमी की जो आध्यात्मिक दृष्टि है और जो खय्याम की जो क्षणभंगुरता का बोध है, जो इधर भर्तृहरि के नीति शतकम में इत्यादि में, कालिदास के काव्यों में, रामायण में, महाभारत में जो जीवन की अनित्यता का वर्णन है, इन सब का मिला जुला क्या स्वरूप है। तो सबसे पहले चलते हैं उपनिषदों के आधार पर मौलाना जो रूमी साहब हैं फारसी के, उनके अध्ययन। सॉरी, एक को फोन आ रहा था, डिस्टर्ब हो रहा है मैंने जी। तो सबसे पहले चलते हैं हम मौलाना रूमी के पास, जो उपनिषदों से हम लेंगे। संस्कृत साहित्य और फारसी का जो सूफी काव्य के उस आयाम की ओर चलिए, आप लोगों का एक ध्यान आकर्षण कराते हैं कि दोनों परंपराएं बिल्कुल ही आश्चर्यजनक रूप से निकट दिखाई दे रही हैं, संस्कृत भी और फारसी भी। स्पिरिचुअल यूनिटी क्या है? उपनिषद क्या है? इनका बेस क्या है? वेदांत है, वैदिक है, पूरा पूरा आधार वैदिक है। और दूसरी ओर रूमी का आधार क्या है? इस्लामी सूफी की परंपरा है पूरी पूरी। फिर भी दोनों का लक्ष्य मनुष्य को अहंकार से मुक्त करना है कि भाई देखो, अहंकार में रहोगे तो बहुत ही सीमित हो, आप अपने को एक्सपोज और एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे और प्रकाश की ओर, चैतन्यता की ओर नहीं जा पाओगे। इसलिए दोनों का सिद्धांत है मनुष्य को सीमित अहंकार से मुक्त करके
व्यापक सत्य की अनुभूति तक ले जाना। तो उपनिषदों में सर्वात्म भाव है। क्या बोला मैंने? सर्वात्म भाव, अर्थात सभी में आत्मा है। सर्वस्मिन आत्मा अस्ति, चाहे वह विश्व के किसी भी भूभाग में कोई व्यक्ति रह रहा हो, आत्मा उसमें भी है और आत्मा हम में भी है। और रूमी की दृष्टि इस पर क्या है, इन पर विचार करेंगे, शीघ्रता से करेंगे, विषय बहुत बड़ा है। छांदोग्य उपनिषद का एक अर्धाली लेते हैं, एक सूत्र, सर्वम खल्विदम ब्रह्म। छांदोग्य उपनिषद 3-4-1, सर्वम खल्विदम ब्रह्म। इसका हिंदी में क्या अर्थ होगा? सर्वम सभी, खलु इदम ब्रह्म, सारे जगत में ब्रह्म है, सभी में ब्रह्म है। यह संपूर्ण जगत ब्रह्म का स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूपमय है। एक उदाहरण हम लेंगे, इसी को बृहदारण्यक उपनिषद कहेगा, आत्मानुभूति के रूप में व्यक्त करेगा। क्या कहे? अहम ब्रह्मास्मि। तो अगर स्वरूप नहीं है ब्रह्म का सारा जगत, तो फिर वह स्वरूप मेरे में कैसे आएगा? है इसीलिए आएगा, एग्जिस्ट करता है इसीलिए आ रहा है। तो दोनों उपनिषदों ने भी एक दूसरे का समर्थन किया। अब उद्दालक और आरुण के संवाद में छांदोग्य उपनिषद में तत्त्वमसि श्वेतकेतु का, हे श्वेतकेतु तत्त्वमसि, तुम वही हो। तो देखिए, सभी, सारा जगत ब्रह्म स्वरूप है और अहम ब्रह्मास्मि, इसीलिए मैं भी ब्रह्म हूं, और मैं भी ब्रह्म हूं, सारा जगत ब्रह्म स्वरूपात्मक है, इसीलिए तुम भी ब्रह्म हो। ये 3 बातें हो गई संस्कृत के बेस से। अब रूमी की दृष्टि क्या है इस पर, हम चलते हैं रूमी की ओर। रूमी साहब कहते हैं, जिसका हमने देवनागरी में लिप्यंतरण भी किया है, जलालुद्दीन साहब रूमी जी कहते हैं इस पर कि सद शरागत अर मरंद अर विस्तंद, पस जुदा अंद ओ यगाने निस्तंद, जान की नूर आंबिया खुर्शीद बूद, नूर हिस ए मा शराग ओ शम्म ओ दूध। इसको जब हम हिंदी में कहेंगे तो कहेंगे कि हमने अनेक दीपक अलग अलग जलाए, या हमें अनेक दीपक अलग अलग दिखाई देते हैं, वे क्या हैं? बुझ जाएंगे, नश्वर हैं। किंतु ईश्वरीय जो सत्य है, पूर्ण प्रकाश है, वह सूर्य के समान अखंड है, वह कभी बुझने वाला नहीं है। जबकि हमारी इंद्रियों का जो ज्ञान है, नाक से सूंघ कर जो ज्ञान लेते हैं, आंख से जो देख कर ज्ञान लेते हैं, हाथ से छू कर जो ज्ञान लेते हैं, हम वाणी से बोलकर, मस्तिष्क से अध्ययन करके जो ज्ञान लेते हैं, यह क्या है? यह उन्हीं भिन्न भिन्न दीपकों के समान सीमित है, क्योंकि वे दीपक हैं, जल रहे हैं, तेज हवा चलेगी बुझ जाएंगे। किंतु जो परम प्रकाश अखंड है, वह कभी नहीं बुझता। तो रूमी का जो दीपक और सूर्य का जो अत्यंत सुंदर रूपक यहां प्रस्तुत किया, आरोप हो गया, तो वो सर्वम खलविदम ब्रह्म की तुलना करने लगा, उसके समीप पहुंचने लगा। ये है फारसी और संस्कृत की वैचारिक सुंदरता की एकता। तो दोनों परंपराएं इस निष्कर्ष पर पहुंच रही हैं कि सत्य अनेक नहीं हो सकता, विविधता केवल उनकी अभिव्यक्ति में है। कि हाउ कैन वी एक्सप्लेन, हम कैसे उसकी अभिव्यक्ति कर रहे हैं, इस बात पर निर्भर करता है। जैसे दीपक बहुत सारे हैं, वो बुझ जाएंगे, किंतु उन दीपकों के बुझ जाने से प्रकाश नहीं बुझ गया, क्योंकि परम प्रकाश तो एक है जिससे सभी प्रकाशित होते हैं। वही बात यहां कही गई है। अब आत्मा की अमरता के विषय में भगवत गीता कहेगी, न जायते मृते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो भागवत गीता का जो यह सिद्धांत है, वो कहता है कि आत्मा अमर है, और इसी बात को
मसनवी में रूमी साहब आत्मा को शरीर से भिन्न मानते हुए लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? गर्भमीरद इन चरागो तय शब्द खाना ए हम साहय मुस्लिम कै शब्द। अर्थात यदि यह दीपक बुझ जाए तो क्या पड़ोसी का घर भी अंधकारमय हो जाएगा? कितनी सुंदर बात कही। यदि यह दीपक बुझ जाए तो क्या पड़ोसी का घर भी अंधकारमय हो जाएगा? नहीं, क्योंकि वहां भी है। एक व्यक्ति के मर जाने से क्या सभी आत्मा समाप्त? ऐसा संभव नहीं है। देखिए कितनी एकता है विचारों में, क्योंकि दीपक शरीर का प्रतीक हो गया और प्रकाश आत्मा का प्रतीक हो गया। उपनिषद और गीता शरीर को नश्वर और आत्मा को शाश्वत मानते हैं, तो रूमी भी उस विचार को अत्यंत सरल माध्यम से, प्रतीक के माध्यम से अभिव्यक्त कर दे रहे हैं। ये क्या है? सांस्कृतिक और वैचारिक दार्शनिक एकता है। अब इंद्रिय ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए रूमी आगे बोलते हैं कि नूरे आखाना चूबी इन हम बपास्त और पश्चरागे हस ए हर खाना जुदास्त। ये क्या है? वास्तविक प्रकाश इस दीपक पर निर्भर नहीं है। किसी के घर में दीपक है, मेरे घर में है, अन्य लोगों के घर में है, तो जो उसका रियल लाइट है, जो वास्तविक प्रकाश है, वह केवल उसी दीपक पर निर्भर नहीं है, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति की इंद्रियां तो अलग अलग हैं, क्योंकि दीपक अलग अलग हैं सबके घर में। तो सबके हाथ भी अलग हैं, सबके पैर भी अलग हैं, सबकी आंखें भी अलग हैं, सबके नाक भी अलग हैं, किंतु सत्य का प्रकाश जो है, आत्मा जो है, प्राण जो है, वो उनसे, उन हाथ पैर नाक आंख कान से परे है। ठीक उसी प्रकार जैसे भिन्न भिन्न जगहों पर जलता हुआ दीपक जो प्रकाश की मूल सत्ता है, उससे इस विचार को कठोपनिषद में भी न तत् सूर्यो भाति न चंद्र तारकम ये कहा गया। इसी बात को अब हम चलते हैं कि ज्ञान और प्रेम के समन्वय की बात कैसे की जाती है दोनों संस्कृतियों में, संस्कृत में भी और फारसी में। नॉलेज और प्रेम का समन्वय कैसे होता है, ज्ञान और प्रेम का समन्वय। तो फारसी में प्रेम को इश्क बोलते हैं और हमारे यहाँ ज्ञान, प्रेम, दिव्य मार्ग बोलते हैं। तो ज्ञान योग में आत्मा और ब्रह्म की जो अभिन्नता का बोध होता है कि ये दोनों दो नहीं है, ज्ञान और आत्मा दोनों एक हैं। इस प्रकार दोनों पद्धतियां, रूमी के यहाँ तर्क से अनुभूति, जैसे क्या है, हम लोग तर्क से भी कहीं ना कहीं सत्य तक पहुंचना चाहते हैं, चाहे वह सार्वभौमिक सत्य ही क्यों ना हो। परमार्थिक सत्य और सार्वभौमिक सत्य दो प्रकार के होते हैं। ठीक वैसे भी ही जैसे आत्मा परम सत्य है तो है, तो ये कह रहे हैं कि जो अनुभूतियां हैं वो मनुष्य के शरीर से नश्वर, क्योंकि वो तो जलेगा, मिट जाएगा, कुछ भी होगा, लेकिन जो प्रेम का महत्व है वो इंद्रिय ज्ञान से अधिक है। नाक से सूंघकर ज्ञान करना, आंख से देखकर ज्ञान करना, कान से सुनकर ज्ञान करना, हाथ से करके ज्ञान करना, इन प्राप्त ज्ञानों से प्रेम का महत्व और प्रेम की अभिव्यक्ति, इश्क की अभिव्यक्ति अलग है। वो कैसे है? प्रेम की अवधारणा हमारे यहाँ उपनिषदों में बहुत है, महाकाव्यों में बहुत है, लेकिन हाफिज तथा सादी के काव्य में क्या है इनकी अवधारणाएं, सूफी काव्य का क्या है इस पर योगदान, हम देखते हैं कि संस्कृत और फारसी सूफी काव्य का जो भी प्रेम ज्ञान अथवा प्रेम को जब इनके यहाँ इश्क कहेंगे, उनका जो तुलनात्मक अध्ययन है वो क्या है कि संस्कृत में प्रेम केवल देखिए मानवीय भाव नहीं है, प्रेम के भीतर हमारे यहाँ आध्यात्मिक ज्ञान भी आता है, भक्ति भी आती है, अनुराग अनुरक्ति भी आती है, परमात्मा के साथ तादात्म्य संबंध बनाना भी हमारे यहाँ प्रेम की कोटि में आता है संस्कृत साहित्य में। इसी प्रकार फारसी सूफी काव्यों में इश्क केवल लौकिक प्रेम नहीं है। ठीक कैसे बताया मैंने कि संस्कृत के ग्रंथों में जो प्रेम का स्वरूप है, जो संत परंपरा से है, वैदिक परंपरा से है, रामायण परंपरा से है, महाभारत परंपरा से, किसी से भी है,
उसमें भक्ति भी है, प्रेम के कंपोनेंट में, परमात्मा के साथ तादात्म्य स्थापित करना भी है, और परमात्मा में अनुराग भी है, सेवा भी है, ज्ञान प्राप्त करना भी है। यह सब प्रेम के ही कंपोनेंट में आता है। किंतु यहां क्या है, फारसी सूफी काव्य में इश्क भी केवल लौकिक अर्थात संसार का केवल विषय नहीं है। इसीलिए हमारे यहां भी प्रेम केवल संसार का विषय नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि लौकिक प्रेम ही हमारे यहां इश्क नहीं कहलाता। कोई किसी से व्यवहारिक संबंध स्थापित कर लिया, इसको प्रेम नहीं कहते, ऐसा सूफी काव्य बोल रहे हैं। इसके हकीकी अर्थात परमात्मा के प्रति प्रेम का प्रतीक है। इसीलिए दोनों परंपराओं में लौकिक प्रेम की जो भाषा का उपयोग किया गया, वह भी आध्यात्मिक अनुभव को व्यक्त करने के लिए किया गया। प्रेम करो, प्रेम, ये सारी समस्याओं के मूल में प्रेम है। कोई किसी से प्रेम नहीं करता, सभी सबसे प्रेम करने लगे तो समस्या का हल निकल जाए, राग द्वेष ईर्ष्या भेदभाव सब समाप्त हो जाए। तो क्या क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया कि जब ब्रह्म का, भगवान का, ईश्वर का और उस उधर आत्मा का, सबका, सबकी अलौकिकता और लौकिकता में हम समानता असमानता समझ जाएंगे तो कोई किसी से बैर नहीं करेगा। सब सोचेंगे कि हम भी उसी के अंश हैं और यह भी उसी का अंश है, इसलिए हमारे इसमें कोई भेद नहीं है। अब क्या है कि हम जब अब इन बातों का जो परिणाम निकलेगा हमारे सामने, वो ये निकलेगा कि उपनिषद और रूमी दोनों परम सत्य की एकता को स्वीकार कर लेते हैं। हमारे यहाँ वैदिक लिटरेचर भी परम सत्य की जो एकता है, मतलब एकता माने एक होना, परम सत्ता एक है, उसी की सभी संतान है। रूमी भी परम सत्ता एक है, उसी की सभी संतान है, ऐसा स्वीकार कर रहे हैं। बाह्य रूपों की अपेक्षा जैसे जगत है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितना हमारा ये सारे संसार का जो बाहरी स्वरूप है, इसको भुला करके आंतरिक स्वरूप को अधिक महत्व देते हैं। दोनों के अनुसार मनुष्य का वास्तविक स्वरूप केवल उसका शरीर नहीं है। मतलब फारसी में भी संस्कृत में भी ये माना गया, फारसी में भी संस्कृत में भी ये माना गया कि दोनों का वास्तविक स्वरूप केवल शरीर नहीं है। मनुष्य का वास्तविक स्वरूप उसका आत्मा है, उसकी आत्मा है, ब्रह्म की प्राप्ति है, ब्रह्म का साक्षात्कार है, परम सत्ता की ओर जाना है, दिव्य प्रकाश की ओर जाना है, यह उसका वास्तविक। तो वेदांत और फारसी सूफी काव्य भिन्न धार्मिक परंपराओं से उत्पन्न तो हैं, ये तो हम मानेंगे, चलो भाई धार्मिक परंपराएं भिन्न हो सकती हैं, किंतु जो उनके आध्यात्मिक विचार हैं, जो मानवता संबंधी जो उन्होंने उद्घाटन किए हैं, वे सभी कहीं ना कहीं जाकर एक ही संदेश को देते हैं। वो क्या देते हैं कि सभी एक ही सत्ता की संतान हैं, परम सत्ता की संतान हैं, अलग अलग होकर नश्वर होते हैं, एक रहेंगे तो एक ही रहेंगे। अब प्रेम के स्वरूप को हम भक्ति साहित्य में देखें तो नारद भक्ति सूत्र नाम का एक ग्रंथ है, जिसमें दूसरा सूत्र है सा त्वस्मिन् परम प्रेम रूपा। नारद ने भक्ति को परम प्रेम रूपा कहा, और यहां इन्होंने क्या कहा, सादी साहब ने, कि प्रेम जो है वो मनुष्य के सांसारिक अभिव्यक्ति से अधिक महत्वपूर्ण है। मतलब इश्क जो है वह केवल लौकिक नहीं है, शरीर से शरीर का कोई इश्क नहीं कहलाता, ऐसी इनकी दार्शनिक मान्यताएं हैं। अब आगे जो भक्ति परंपरा के प्रति परम प्रेम का जो स्वरूप है, जो भक्ति किसी कर्मकांड का नाम नहीं है बल्कि एक आत्मसमर्पण की भावना है, इसी भाव को भागवत महापुराण भी कहेगा। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता यजात्मा सब प्रसिद्धति। भागवत पुराण प्रथम स्कंध अध्याय 2 श्लोक संख्या 6। ये कह रहे हैं कि मनुष्य का सर्वोच्च धर्म क्या है।
इस श्लोक में विचार कर रहे हैं कि वह जिस सत्ता की संतान है, जहां से वह निकला है, उसमें निस्वार्थ भाव से, अटूट भाव से, अविच्छिन्न परंपरा से इश्क करे, प्रेम करे, तभी उसको आत्मा की प्राप्ति होगी और वास्तविक शांति मिलेगी। तो रूमी, तो यहाँ क्या है, प्रेम क्या है भागवत और इसके अनुसार, नारद भक्ति सूत्र के अनुसार निष्कामता हो गई, अर्थात डिटैच्ड हो गए, हम अटैच नहीं है, हम निष्काम हो गए। तो रूमी के काव्य में जो इश्क है वो क्या कहेगा, मसनवी। देखिए रूमी की ओर जब हम देखेंगे तो इनकी भी संपूर्ण फिलॉसफी का केंद्र जो है वो इश्क ही है। और वो इश्क क्या है, मसनवीय मानवी के प्रारंभ में बांसुरी, बांसुरी उनके यहाँ क्या है, नेय, नेय नौ पर एक ही मात्रा, और यह हमारे यहाँ उसको क्या थे, बांसुरी। एक रूपक के माध्यम से, मतलब आरोप करके वे आत्मा को अपने मूल संबोधन वियोग, वियोग का वर्णन करते हैं कि क्या है मूल संवेदना और उसका वियोग क्या है। तो वो फारसी में कहते हैं, विष्णु अज नेचू की हिकायत मी कुनत, वज जुदाई हा शिकायत की मी कुनत। इसका हिंदी रूपांतरण क्या है कि जो ये बांसुरी है, ये जो बंसी, इसकी बाणी को सुनो, इसकी ध्वनि को, इसके आवाज को सुन लो, यह अपने मूल से बिछुड़ने की कथा बोल रहे हैं। क्या बात है, देखिए ये जो गोपियां श्री कृष्ण के लिए बंसी बजा रही हैं, और बंसी बजाते हैं जो श्री कृष्ण जी, और गोपियां जो विरह में हैं, तो वहां का जो परिदृश्य है इन्होंने फारसी में कैसे इसको व्यक्त किया है दार्शनिक रूप से, कह रहे हैं कि जो अपने प्रिय से, मूल से, अपने रूट से अलग हो जाने की एक कथा कह रही है ये बंसी, इसकी आवाज सुनो, उसी की पीड़ा ये बांसुरी व्यक्त कर रही है। अब यहाँ जब हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि रूमी की जो नेय है वो बांसुरी है, वो तो जीवात्मा है, उसी का प्रतीक है, और अपने मूल स्रोत परमात्मा से अलग हो गई, यही इनके कहने का मतलब हो सकता है। और वो जब अलग हो गई तो पीड़ा का, दर्द का, वियोग का, विरह का अनुभव कर रही है। यही बात श्रीमद् भागवत महापुराण में 10वें स्कंद में 31वें अध्याय में गोपी गीत के प्रकरण में एक श्लोक में कहा गया, तव कथामृतम, तव कथामृतम। हे श्री कृष्ण, आपकी कथा, आपके बारे में जो हम सुनते हैं वो अमृत है, वो मरने वाला नहीं है। कौन है वो फिर, वही तो नहीं मरता, परमात्मा। कविभिरीडितम कल्मषापहम, कवियों ने जो कहा, जो साहित्य में लिखा गया, श्रवण मंगलम, सुनने पर भी बहुत मंगल करता है। सारे लोग, सारे विचारक, सारे दार्शनिक इसी बात को मानते हैं, ये गोपियां कह रही हैं। तो रूमी साहब का जो ये बांसुरी का जो इश्क का जो है, और ये यहाँ जो भागवत पुराण की गोपियों का की जो विरह व्यथा है, वो परमात्मा, जब परमात्मा से जीवात्मा जब अलग हो जाता है, अपने रूप से अलग हो गया, तो वह उसके मिलने के लिए, उससे मिलने के लिए तड़पता है, विरह में रहता है, वियोग करता है उसका। इसका कितना सुंदर दार्शनिक वर्णन साहित्यिक बातों के माध्यम से किया गया, यह देखने योग्य है। इसलिए किसी भी साहित्य के भेद को में दोष दर्शन पहले नहीं करना चाहिए, पहले गुणों का दर्शन करना चाहिए। अब आगे सादी शिराजी का जो सार्वभौमिक प्रेम है, बिल्कुल सार्वभौम है, किसी से कोई दुराव नहीं है, वे कह रहे हैं, फारसी कवि ने मानव को, मानव प्रेम को विश्वव्यापी बनाने का संदेश दिया कि जो मनुष्य का प्रेम है यह विश्वव्यापी हो, कोई किसी से सीमित व्यवहार न रखे। तो सादी सिराजी साहब ने गुलिस्तां में मानव एकता का एक शेर लिखा। गुलिस्तां में, बनी आदम अजाए यकी यकदी गरंद कि दर आफसी आफरीनिस जी यक गोहरंद।
समस्त मनुष्य एक दूसरे के अंग हैं, इसका यही मतलब हिंदी में, क्योंकि उनकी उत्पत्ति एक ही तत्व से हुई है। ये सादी शिराजी साहब का, सारे मनुष्य जो हैं एक दूसरे के अंग हैं, क्योंकि उत्पत्ति तो सबकी एक ही जगह से हुई है। और यही विचार महोपनिषद कहेगा, जिस श्लोक को सभी लोग जानते हैं लेकिन उसका संदर्भ बहुत कम लोग जानते हैं। वो क्या कहेगा? अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अर्थात यह मेरा है, यह पराया है, ऐसा जानने वाले छोटी बुद्धि के होते हैं, वो विश्वव्यापी और व्यापक नहीं हो सकते। सबको एक समझने के लिए उदार होना पड़ता है। बौद्धिक उदारता चाहिए, आध्यात्मिक उदारता चाहिए, ज्ञानात्मक उदारता चाहिए, प्रेमात्मक उदारता चाहिए, भक्ति की उदारता चाहिए। अब यही जब हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो हम देखेंगे कि शादी के आधार पर एक ही से सबकी सृष्टि है, और जो उपनिषद का वचन है वो एक ही परिवार कह रहा है। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, सबका सब परिवार एक ही है। फिर प्रेम और आत्मसमर्पण, प्रेम और आत्मसमर्पण की बात दोनों साहित्य एक ही जैसे करते हैं। भगवत गीता में मन मना भव मद्युक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मेरा ही आचरण करो, मेरा सोचो, मुझे ही अर्पित कर दो, मेरे लिए कर्म करो, यह सब परम सत्ता का कथन है। और यहाँ सादी सिराजी साहब भी कह रहे हैं कि संसार को छोड़ करके उसी से इश्क करो और उसी को समर्पित करो। तो संस्कृत और फारसी की परंपरा में शब्दों का जब हम देखेंगे अध्ययन, तो शब्द क्या है? भक्ति हमारे यहाँ परम प्रेम है। समय ज्यादा तो नहीं हो गया पारोमिता जी? सर और 5 मिनट आप हाँ ले ठीक है, सकते हैं। ठीक है, बता दीजिएगा। जैसे हमारे यहाँ शब्द साहित्य में क्या है? भक्ति शब्द है, उस भक्ति शब्द को हम लोग परम प्रेम कहते हैं। और इनके यहाँ फारसी में इसके हकीकी है, वही परम प्रेम है। इसके हकीकी इनके यहाँ परम प्रेम है। हम विरह को क्या कहते हैं? विरह को एक आध्यात्मिक उत्कंठा कहते हैं कि गोपियां क्या है? वो कृष्ण से मिलना चाहती हैं, अर्थात जीवात्मा परमात्मा से मिलने की उत्कंठा व्यक्त कर रहा है। इनके यहाँ जुदाई है, वो जुदाई क्या है? आत्मा का मूल से वियोग है। आत्मसमर्पण से ईश्वर की प्राप्ति हमारे यहाँ है, तो उनके यहाँ फना द्वारा है, फना द्वारा ईश्वर से मिलन। संपूर्ण जगत ईश्वर का परिवार है, ऐसा सादी सिराजी साहब ने भी कहा। और हमारे यहाँ उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, ये कितनी तुलनात्मक समानता है। अब हम यह देखते हैं कि प्रेम केवल एक भावना नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक साधना का सर्वोच्च साधन है। दोनों साहित्यों में आध्यात्मिक साधना का प्रेम ही सर्वोच्च साधन है, ऐसा इनका मानना है। क्योंकि दोनों परंपराएं हमें यह सिखा रही हैं कि जो मनुष्य का वास्तविक उत्कर्ष है, जो उसका प्रोग्रेस है, वो ज्ञान और शक्ति से नहीं बल्कि करुणा और प्रेम से है, जिसका संदेश हमें फारसी साहित्य से भी प्राप्त है और संस्कृत साहित्य से भी प्राप्त है। संस्कृत परंपरा इसे भक्ति कहेगी और फारसी में इसे इश्क कहेंगे। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। वह भी कह रहे हैं कि अहंकार छोड़ दो, यह भी कह रहे हैं अहंकार छोड़ दो। भगवत गीता कहती है अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। अब 2-3 मिनट, और विषय बहुत लंबा है, किंतु 2-3 मिनट में मुख्य मुख्य बातें कहूंगा कि प्रकृति के प्रति और नैतिक जीवन के प्रति दोनों का क्या मतलब है। जो हमारा पर्यावरणीय संकट है और जो हमारी दिनचर्या है, रोजमर्रा है, इसमें क्या है? क्योंकि फोकलोर तो ऐसे, लौकिक साहित्य तो ऐसे बनता है। तो कालिदास और भर्तृहरि को देखिए, प्रकृति के दृष्टिकोण को देखिए, तो हम पाएंगे कि एक और महाकवि कालिदास और भर्तृहरि कहेंगे और एक और फारसी में सादी शिराजी साहब कहें। क्या कहेंगे? कालिदास का जो दृष्टिकोण है वो अभिज्ञान शाकुंतलम में है, जो सर्वोत्तम उदाहरण है।
वो श्लोक कहूंगा तो देर लगेगी। पातुम न प्रथमम व्यवसित जलम युष्यांस पीतेषु या नादत्ते प्रिय मंडना पिभोताम स्नेहेन या पल्लवम। मतलब शकुंतला जो लड़की है, कन्या है, वो कण्व ऋषि के आश्रम में रह रही है, वो अपने पानी पीने से पहले पेड़ पौधों को पानी पिला देती है। श्रृंगार बहुत अच्छे लगते हैं, फिर भी वह फूलों को तोड़ती नहीं है, और जब फूल खिलते हैं तो स्वयं खिल जाती है और हंस करके तालियां बजाती है। तो जो ये परस्पर प्रेम है प्रकृति का, ये कालिदास कैसे कह रहे हैं, और सादी सिराजी साहब कह रहे हैं गुलिस्ता और बोस्ता लिखते हैं। वो तो बिल्कुल गार्डन की बात ही कर रहे हैं। गुलिस्ता और बोस्ता लिखते हैं, और नामकरण ही संकेत कर रहा है कि प्रकृति जो है वो फारसी साहित्य में भी नैतिक जीवन की एक पाठशाला है, और हमारे संस्कृत साहित्य में तो जल का संरक्षण, पेड़ लगाने पर पुत्र के जैसे लाभ की प्राप्ति, जीवन बचाना, यह सारे कितनी महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। वही नैतिक पाठशाला गुलिस्ता और बोस्ता में कही गई, जिसका मूल फारसी क्या है, बर्ग दिख्तान ए सब्ज दर नजर होशियार, हर बरकस दफ्तरी अस्त मारिफत ए किरदार। इसका हिंदी में क्या मतलब है? बहुत सुंदर पंक्ति कही है इन्होंने, सादी सिराजी साहब ने, जो अभी मैंने फारसी में सुनाया। वो कह रहे हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति के लिए वृक्ष का प्रत्येक हरा पत्ता, सब्ज माने हरा होता है जी, उसी के कारण हम लोग सब्जी कहते हैं इसको। तो सब्जी हरी चीज को ही बोलते हैं, लेकिन अब तो पनीर भी और आलू भी सब्जी ही हो गया है। उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति के लिए वृक्ष का एक हरा पत्ता ईश्वर के ज्ञान की एक खुली पुस्तक है। वो कह रहे ईश्वर को जानना हो, परम सत्ता को जानना हो, तो किसी भी वृक्ष की डाल से एक हरे पत्ते को देख लो, वो बता देगा कि ईश्वर किसे कहते हैं। देखिए, प्रकृति का इतना बड़ा प्रेम प्रत्येक साहित्य में है, केवल एक ही जगह नहीं है। यही बात उपनिषद भी कहेंगे, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। और नैतिक जीवन में काम को प्रारंभ करने के लिए कि हताश मत हो, निराश मत हो, नीतियां कहेंगी कि उत्तम व्यक्ति अंत तक लड़ता है और अंत तक उसे सफलता प्राप्त हो ही जाती है। तो इन सब की दृष्टि में, परोपकार की दृष्टि में, चाहे शादी की नैतिक दृष्टि हो, चाहे परोपकार की, जब हम तुलनात्मक विश्लेषण करेंगे तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि कालिदास और सादी दोनों प्रकृति के नैतिक और आध्यात्मिक चिंतक हैं। भर्तृहरि और सादी दोनों चरित्र के और मनुष्य के उन्नयन के चिंतक हैं। रूमी साहब भी उतने ही हैं, खयाम भी उतने ही हैं। क्योंकि हमारा बहुत बड़ा विषय था, समय बहुत कम रहा, मुख्य मुख्य बातों को कह दिया। और अंत में अब हम यह कहेंगे कि जो हमने पाया क्या इससे, कि जो विश्व साहित्य की दिशा क्या कहेगी, वो ये कहेगी कि चाहे वेद कहते हो कि साथ साथ चलो, साथ साथ खाओ, साथ साथ विचार करो, उसी प्रकार फारसी साहित्य भी कहेगा। धार्मिक असहिष्णुता का विषय हो, सांस्कृतिक संघर्ष का विषय हो, पर्यावरणीय संकट का विषय हो, मानसिक तनाव का विषय हो, चाहे स्वास्थ्य प्रबंधन का विषय हो, सभी एक हैं। उसमें परम सत्य ब्रह्म है, तो यहाँ नूर परम सत्य है। साधना में ज्ञान एवं शक्ति है, तो इश्क में दिव्य और प्रेम है। आत्मा ब्रह्म का अंश है, तो रूह का मूल स्रोत से मिलन, रूह माने प्राण। प्रकृति ईश्वर की अभिव्यक्ति है, तो सादी साहब कहते हैं ईश्वर के ज्ञान का दर्पण है। नैतिकता धर्म एवं लोक संग्रह है, तो फारसी में कहते हैं अदब इंसानियत और करुणा है। तो यह बातें सिद्ध करती हैं कि दोनों परंपराओं की अभिव्यक्ति भिन्न है, परंतु उनके मूल मानवीय मूल्य अत्यंत निकट हैं। अर्थात जो ह्यूमन वैल्यूज एंड एथिक्स हैं, वे सब बिल्कुल समीप हैं। दोनों में अंतर भी है, क्योंकि दोनों भिन्न भिन्न धार्मिक परंपराएं हैं, किंतु जो मानव कल्याण का संदेश है वो दोनों का एक जैसा है। आज कम समय में ही इतने बड़े विषय के लिए जो उद्गार कह पाया, और उसमें जो त्रुटियां होंगी सब मेरी हैं, और अच्छाइयां सब आप लोगों की हैं। और आदरणीय
प्रोफेसर नंदिनी साहू महोदया का बहुत बहुत आभार, जो आपने हमें यह अवसर दिया और आप लोगों ने सुना। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। फिर कभी अवसर मिलेगा तो विस्तार से बात की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक आभार सर। आपने जिस तरह से संस्कृत और फारसी जैसी दो समृद्ध साहित्यिक परंपराओं के बीच संवाद और तुलनात्मक अध्ययन की जो संभावनाओं को अत्यंत सुंदर ढंग से हमारे सामने रखा है। अब मैं प्रतिभागियों से अनुरोध करूंगी, अगर कोई प्रश्न हो तो आप लोग कृपया रखें। ठीक है सर, हमारे पास दो प्रश्न आ चुके हैं। पहला प्रश्न मैडम के लिए है कि हाउ कैन एमए स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन कंपैरेटिव स्टडीज बिगिन सर्च ऑन कौटिल्य एंड प्लेटो? स्टार्टिंग विद अर्थशास्त्र might be a bit hard for us, for the beginners, I think. He wants to say. प्रोमिता जी, मुझे लगता है कि हमारे समाज के अंदर एक मिसकॉन्सेप्शन है कि अर्थशास्त्र बहुत ही एक मुश्किल पुस्तक है, कठिन है। ऐसा वास्तविकता नहीं है। जब उसको पढ़ेंगे तो इतना एक तरह से कहीं बुलेटेड पॉइंट्स में लिस्ट करके सारी चीजें बताई हुई हैं, बहुत आसान है। उसमें कहीं कहीं से आप शुरुआत करिए। उसके हिंदी में भी आपको मिल जाएंगी पुस्तकें, अंग्रेजी में भी मिल जाएंगी, जिस भाषा में उसको पढ़ना चाहे वो मिल। तो मुझे लगता है कि ये सब जो है एक तरह से जहां आरंभ करने की बात होती है तो एक लगता है जब तक हम उसको पढ़ते नहीं है, पढ़ेंगे तो ये भ्रम अपने आप में दूर हो जाएगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और सर आपके लिए है कि ओके कि तुलनात्मक अध्ययन की दृष्टि से संस्कृत और फारसी की किन प्रमुख रचनाओं का अध्ययन उपयोगी हो सकता है? ये तुलनात्मक अध्ययन की दृष्टि से देखिए, रचनाओं का जब अध्ययन करेंगे तो हमको तो लगता है कि सबसे पहले अध्येताओं को उपनिषद और रामायण, जो वाल्मीकि का संस्कृत में है, उसकी हिंदी भी उपलब्ध है, तो और साधारण हिंदी में उपलब्ध है, उसकी टीका भी उपलब्ध है। क्योंकि जो महाकाव्य बाद में लिखे गए वे बहुत सारे रामकथाश्रित हैं और बहुत सारे संदर्भ रामायण में ही मिलते हैं, जिनका विस्तार बाद में मिलेगा। इसलिए रामायण में जो ज्ञान की बातें हैं, वो सोशल साइंस हो अथवा लिटरेचर का हो अथवा पर्यावरणीय ज्ञान हो या शैक्षिक ज्ञान हो, हर प्रकार का राजनीतिक संदर्भ हो, वो हर प्रकार का ज्ञान है वहां। इसलिए हमें उपनिषद, जैसे प्रमुख उपनिषद 10 हैं, ईश कठ केन मुंडक मांडूक्य तितिर श्वेताश्वतर छांदोग्य इत्यादि, इनको 10 को रखें और वाल्मीकि रामायण सर्वप्रथम। और यदि ये कठिन लगे तो फिर कालिदास के महाकाव्यों और नीति ग्रंथों के अनुसार अध्ययन करना चाहिए। जैसे शुक्र नीति है और विदुर नीति है। कामंदक और शुक्र में बहुत ज्यादा भेद नहीं है, लेकिन इनका को पढ़ना चाहिए, भर्तृहरि को पढ़ना चाहिए। उससे क्या होता है कि सूफी काव्यों के जो मंतव्य हैं, जो उनके दार्शनिक विचार हैं, वे हमारे जीवन से और भारतीय संस्कृति की चिंतन धारा से कितना मेल खाते हैं, सब पता चल जाएगा। और सौभाग्य की ये बात है कि संस्कृत के ग्रंथों की भी अंग्रेजी में कमेंट्री उपलब्ध है हर जगह, और हिंदी अनुवाद भी उपलब्ध है। इसलिए कठिनाई नहीं है, यदि पढ़ना चाहेंगे तो बहुत आनंद मिलेगा और बहुत ज्ञान भी मिलेगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब कार्यक्रम के समापन की ओर बढ़ते हुए मैं हमारी आदरणीय अध्यक्ष महोदया माननीय कुलपति प्रोफेसर नंदिनी साहू मैडम के प्रति उनके संरक्षण, मार्गदर्शन एवं प्रेरणादायी उपस्थिति के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। हमारी दोनों विशिष्ट वक्ताओं डॉक्टर प्रेरणा मल्होत्रा मैम और प्रोफेसर देवेश कुमार मिश्र सर के प्रति भी हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। आज के दोनों व्याख्यानों ने भारतीय एवं पाश्चात्य चिंतन तथा पाश्चात्य के साथ साथ संस्कृत एवं फारसी साहित्यिक परंपराओं को तुलनात्मक दृष्टि से समझने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया।
मैं हिंदी विश्वविद्यालय पश्चिम बंगाल तकनीकी टीम काजोरी दास रॉय और अमन सिंह तथा आयोजन से जुड़े सभी सहभागियों और सहयोगियों का भी हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। साथ ही सभी प्राध्यापकों, विद्यार्थियों एवं प्रतिभागियों के प्रति उनकी सक्रिय एवं गरिमामयी सहभागिता के लिए आभार व्यक्त करती हूँ। आशा है कि आज का ये अकादमिक संवाद तुलनात्मक विश्व साहित्य के अध्ययन एवं शोध को नई दृष्टि और नई संभावनाएं प्रदान करेगा। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।